हेलो स्टूडेंट्स पेज नंबर 135 पे निकालिए। आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यहाँ से हमें शुरू करना है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने बहुत सारे लिख लिए, जैसे कि लस्टर होना, जैसे कि यानी कोई भी मेटल जो है वो हार्ड या सॉफ्ट होना, वो सारा फिजिकल प्रॉपर्टीज था। अब केमिकली क्या प्रॉपर्टीज है मेटल्स और नॉन मेटल्स के, वो हमें देखना है। सबसे पहला हमारे पास है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अगर कोई मेटल या नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ अगर हम रिएक्ट करना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं, तो क्या उसका नतीजा होगा, रिजल्ट क्या होगा। यू आर फेमिलियर विद द फेनोमिनन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। आपको पता है जब भी आप कोई भी आयरन, कोई भी लोहा जो है किसी बाहर इन्वायरमेंट में अगर आप छोड़ के रखते हैं, तब उसको जंग लग जाते हैं, उस पर यानी ब्राउन या रेड कलर के पाउडर चढ़ जाते हैं। रिकॉल द रिएक्शन बाय विच रस्ट इज फॉर्म्ड। अब आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी समझना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा कि ये जो रस्ट जो बनते हैं, जंग जो लग जाती है या जंग जो बन जाती है, वो किस तरीके के रिएक्शन से बनता है। ये आपको समझना पड़ेगा, किस तरीके के रिएक्शन से आपका रस्टिंग हो जाता है आयरन का। यू ऑल्सो नो अबाउट बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। और आपको ये भी पता है जब आप एक मैग्नीशियम का छोटा सा एक रिबन, छोटा सा पीस अगर आप एयर के प्रेजेंस में यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर आप उसको जलाते हो तो क्या होता है। इन बोथ द प्रोसेसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो याद रखना, जब भी आप किसी भी चीज को, चाहे आप आयरन को या चाहे आप मैग्नीशियम को, किसी भी चीज को अगर आप, या आप इन दोनों केसेस में, आयरन और मैग्नीशियम के केस में, अगर आप इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हो तो हर वक्त इसके क्या बनते हैं, ऑक्साइड्स बनते हैं। क्या बनते हैं, ऑक्साइड्स बनते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो पेज नंबर 136 पे निकालिए, पेज पलट लीजिए, शाबाश। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। अभी आप देखो आयरन और ऑक्सीजन का जो यानी रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है, उसको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। क्या करना है, कंप्लीट करना है। मींस यहाँ पे आपका क्या है, देखो, एक तो आयरन है, रिएक्ट जब करता है ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इस रिएक्शन से हमें क्या मिल सकता है, ये हमें देखना है। क्या करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके। तो क्या होता है बेटे, देखो, जब आयरन ऑक्सीजन को रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तब होता क्या है, याद रखना। ये आयरन जो है वो आपका इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा और इस वाटर के एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा। ये इससे समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर ये तीनों ऑक्सीजन और एक आयरन कंबाइन होता है तो आपका क्या बनता है, FeO2 तो ऑलरेडी है, इस पे एक और अगर आपका ये वाला ऑक्सीजन अगर आपका ऐड हो जाता है, तब क्या बन जाता है, FeO3। और Fe भी आ गया, O2 भी आ गया और O ऑक्सीजन यानी O3 आ गया। बचा हमारे पास क्या, सिर्फ हाइड्रोजन गैस, और ये गैस की सूरत में आपका ऊपर निकल जाता है इसे, ठीक है। तो इसका मतलब ये देखो, जब आप आयरन को ऑक्सीजन के साथ, जब आप आयरन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं वाटर के प्रेजेंस में, तब आपका क्या बनता है, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन बनता है। आयरन के क्या बनते हैं, ऑक्साइड्स बनते हैं। इसको हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। FeO3 को हम क्या कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड। और दिस इज योर हाइड्रोजन गैस। ये आपका क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो ये हमें पता चला कि आयरन को अगर आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट कराना चाहते हैं, तब आपको अल्टीमेटली जब उसको रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑक्साइड्स, फेरिक ऑक्साइड की यानी सूरत में, ठीक है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है। अगर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, आपका रिजल्ट आपका होगा MgO2, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना।
मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स बन गए। ठीक है, तो हर वक्त हमें याद रखना है, अगर आप ऑक्सीजन को किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हो, इट मीन्स द रिएक्टेंट विल कंबाइन एंड फॉर्म्स ऑक्साइड्स ऑफ दैट मेटल। ठीक है, चाहे वो आयरन हो चाहे मैग्नीशियम हो, यही यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो आपको साथ में यहाँ पे लिखना है, ऊपर आपको लिखना है क्या, ऊपर वाले रिएक्शन में आपको लिखना पड़ेगा FeO3 प्लस H2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, और नीचे वाले रिएक्शन में आपको लिखना पड़ेगा MgO2, ये लिखना पड़ेगा, ये लिख लेना आप लोग। ठीक है, ओके। एक्टिविटी 11.3 क्या कहता है, देखो, लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। चलो हम देखते हैं, नीचे दिया भी गया होगा, चलो हम देखते हैं कि जब आपका आयरन, ऑक्सीजन और वाटर रिएक्ट होता है उसका रिजल्ट क्या होता है, यानी अल्टीमेटली वो बनता क्या है। उसके बाद कलेक्ट अ स्पून फुल ऑफ रस्ट एंड डिजॉल्व इट इन अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं अगर जंग लगा होगा तो वहाँ जो जंग का जो पाउडर होता है, रस्ट का पाउडर जो होता है, उसको आपको कलेक्ट करना है, कोई चम्मच भर थोड़ा सा, फिर उसको ले जाकर थोड़े से वाटर के अंदर उसको क्या करना है, डिजॉल्व करना है, उसके अंदर डालना है। यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन्स सस्पेंडेड इन वाटर। आपको ये दिखेगा कि वो जो रस्ट की जो पाउडर थे, जो पार्टिकल्स थे, वो पानी के अंदर क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, सस्पेंशन हो जाएगा, बिखर जाएगा। ठीक है, टेस्ट दिस सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास यानी आपके लैब्स में कुछ पेपर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं लिटमस पेपर्स। कुछ पेपर्स होते हैं रेड कलर के और कुछ पेपर्स होते हैं ब्लू कलर के। कुछ होते हैं रेड कलर के, ठीक है, इस तरीके से रेड कलर के एक लिटमस पेपर होते हैं, बिल्कुल इस तरीके से रेक्टेंगुलर पीसेस में होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रिप्स में। ठीक है, और एक आपका कलर होता है ब्लू। तो आपको दोनों, इसको ये किस लिए हम इनको हम कहते हैं क्या, लिटमस पेपर, क्या कहते हैं। और ये लिटमस पेपर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, किसी भी मटेरियल का एसिड, यानी क्या वो मटेरियल एसिडिक है या बेसिक है, वो पता करने के लिए। ठीक है, इसलिए हम उनको इस्तेमाल करते हैं। तो आपको एक एक करके ब्लू और रेड लिटमस पेपर को उस सोल्यूशन के अंदर डालना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हो, इज द सोल्यूशन एसिडिक और बेसिक, क्या आपको वो सोल्यूशन एसिडिक दिखता है या बेसिक दिखता है। दस कॉपर ऑल्सो गेट रेस्टेड। अब सवाल यहाँ पे ये है, कॉपर जो है क्या उसको भी जंग लग जाता है। आई हैव सीन अ ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर वेसल्स। कहता है कि मैंने जिस तरीके से आयरन के सरफेस पे एक रेड या ब्राउन कलर का एक यानी पाउडर डेवलप हो जाता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर, उसी तरीके से कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक यानी ग्रीन जैसा स्पॉट उन पे लग जाता है, या ग्रीन जैसे यानी दाग जैसे उस कॉपर पे लग जाता है। ऐसा क्यों है। When a copper vessel is exposed to moist air, जब आप फॉर लॉन्ग, अब कुछ लंबे समय के लिए अगर आप किसी कॉपर की यानी वेसल को, यानी कॉपर के किसी बर्तन को यानी जो नमी वाले एयर के साथ अगर आप एक्सपोज करेंगे, इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग। उसके ऊपर आपको ग्रीन कलर के कोटिंग्स लग जाते हैं, ग्रीन कलर के दाग लग जाते हैं। द ग्रीन मटेरियल इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2 एंड कॉपर कार्बोनेट। वो जो ग्रीन कोटिंग है वो एक्चुअल में क्या है, कॉपर, यहाँ पे है ना CuOH2, कॉपर हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसको। ठीक है, एक्चुअल में ये है, सॉरी, COOH2 कॉपर हाइड्रोक्साइड, और दूसरा आपका बनता है कॉपर कार्बोनेट CuCO3 कॉपर कार्बोनेट। ये दो तरीके की केमिकल्स ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर बन जाते हैं, ये भी क्या है, ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, द फॉलोइंग इज द रिएक्शन। देखो रिएक्शन क्या है आपका, दो कॉपर है, ठीक है, फिर उसको वाटर के प्रेजेंस में, वाटर मींस मॉइस्चर का मतलब उसके अंदर वाटर ही होता है ना, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, वो क्या देता है, वो हमें देता है कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड ये देता है, और साथ में क्या देता है, कॉपर
कार्बोनेट। इसका मतलब कॉपर के ऊपर जो ग्रीन कलर का स्पॉट डेवलप होता है उसके अंदर ये केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबर। अब आप थोड़ा सा याद करो कि मैग्नीशियम रिबन को या मैग्नीशियम के जो पीसेस को उनको जलाने से क्या होता है। द ऐश ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिक बेसिक नेचर। फिर उसके बाद उस मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद उसका जो राग होता है, यानी ऐश जो होता है, थलवा जिसे हम कहते हैं, वो राग जो है, उस राग को आपको दोबारा से पानी के अंदर डालना होगा और उसको क्या, उसमें क्या करना होगा, डिजॉल्व मिलाना होगा, फिर से उसका एसिडिक या बेसिक नेचर देखना होगा। इस द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, फिर देखना है कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या कि बेसिक होगा। हाउ डू यू एसर्टेन इट, आप ये कैसे पता करोगे। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। आपने देखा होगा जब आपने उसके अंदर रेड लिटमस को डाला था, रेड लिटमस पेपर को डाला था, वो ब्लू कलर का हो गया था। सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। इसका मतलब याद रखना, अगर आपका रेड लिटमस पेपर डालने की वजह से अगर वो ब्लू कलर में चेंज होता है, इसका मतलब वो जिसके अंदर आप उस रेड लिटमस पेपर को डाल रहे हो और जो कि ब्लू कलर में चेंज हो गया, वो सॉल्यूशन आपका क्या होगा, बेसिक नेचर होगा। लेकिन अगर आपने यानी ब्लू को अगर आप डालते हो, अगर वो रेड में चेंज होता है तो वो आपका क्या होगा, एसिडिक होगा। क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। हर वक्त याद रखना है जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो हर वक्त क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। उनका एसिड यानी क्या कहते हैं, पीएच जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। चलो, मेटल्स के साथ तो हमें पता चला कि जब भी आप मेटल को यानी रिएक्ट करते हो ऑक्सीजन के साथ और ऑक्साइड्स जब उसके बनते हैं, अगर आप उसका पीएच देखते हो तो वो बेसिक होता है। लेकिन अब चलो हम यानी नॉन मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके देखता है क्या होता है। एक्टिविटी 11.4 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। इसको आपको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा क्लास में। कैसे करें आप, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर इन अ डिफ्लैग्रेटिंग स्पून एंड हीट इट। आपको क्या करना पड़ेगा, एक यानी छोटे अमाउंट ऑफ यानी सल्फ़र का जो पाउडर है उसको एक स्पून के अंदर लेना पड़ेगा। डिफ्लैग्रेटिंग स्पून का मतलब ये देखो, जिसमें यानी जिसको आप हैंडल कर रहे हो ना, जिसको आप पकड़ रहे हो, उसमें ज़्यादा हीट जो है ना ट्रांसफ़र हो, इस तरीके का स्पून। ठीक है, आप खुद बना भी सकते हैं उसको। तो उसके अंदर डालना है, फिर उसको हीट करना है। इफ़ deflagrating spoon is not available, you may take a metallic cap of any bottle and wrap a metallic wire around it and give it the shape shown in figure। आपके पास अगर वो डिफ्लैग्रेटिंग, यहाँ पे है डिफ्लैग्रेटिंग स्पून ये, ठीक है, अगर इस तरीके का स्पून आपके पास नहीं होगा तो आप खुद बना सकते हैं। कोई एक यानी बॉटल का कैप ले आओ, उसको इस तरीके से एक धागा बांधो या कोई चीज़ बांधो, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं उसको। ठीक है, as soon as sulfur starts burning, introduce the spoon into a glass jar, into a gas jar या glass jar। जो ही आपका वो सल्फर बर्न होना, जलना स्टार्ट होता है, इंट्रोड्यूस द स्पून, उस स्पून को ले जाके किसी एक जार के अंदर, यानी एक ग्लास जैसे शेप वाले यानी जार के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। ठीक है, फिर निकालिए पेज नंबर 137 पे। नेक्स्ट पेज पे चलिए। ग्लास टम्बलर, यानी एक ग्लास टम्बलर के अंदर, टम्बलर में जो ग्लास हम पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही एक ट्रांसपेरेंट ग्लास अगर होगा तो अच्छा रहेगा। उसके अंदर आपको उस जलते हुए यानी जो आपका सल्फ़र का जो पाउडर है उसको जल्दी से आपको उस टम्बलर के अंदर डालना है। कवर द टम्बलर विद अ लिड टू एंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप। आपको फिर तुरंत ही क्या करना है, उस ग्लास को, उस जार को, ग्लास के जार को आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर से ढक्कन लगाना पड़ेगा जल्दी से, ताकि उसके अंदर से गैस जो प्रोड्यूस हो रहा है वो बाहर चला ना जाए, एस्केप ना हो जाए। रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद आप स्पून को बाहर निकालो।
एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर एंड क्विकली रिप्लेस द लिड। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जल्दी से थोड़ा सा यानी ढक्कन थोड़ा सा हटा के, यानी उसके अंदर में से स्पून तो आपने निकाला, अब थोड़ी देर के बाद आपको क्या करना है, ढक्कन थोड़ा सा हटा के उसके अंदर थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर डाल देना है टम्बलर के अंदर, उस जार के अंदर, और जल्दी से फिर से ढक्कन लगाओ। शेक द टम्बलर वेल, चेक द सोल्यूशन विथ रेड एंड लिटमस ब्लू लिटमस पेपर्स। फिर टम्बलर को थोड़ा सा क्या करना है, शेक करना, हिलाना है। फिर उसके बाद उस सॉल्यूशन के अंदर रेड और ब्लू लिटमस पेपर डाल के आपको देखना है क्या होता है। 11.4 जैसे कि यहाँ पे यानी देखो बताया गया है, ठीक है। टेस्टिंग ऑफ सोल्यूशन विद लिटमस नंगोस यानी अंदर जो सोल्यूशन है उसको लिटमस पेपर के साथ, ये जो यहाँ पे है ना, ये लिटमस पेपर है आपका, ये क्या है आपका लिटमस पेपर है, ठीक है, उसी के साथ चेक करना है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन एसिड्स एंड बेस, देखो टेबल 11.4, नेम ऑफ द बेस क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मेटल कैल्शियम है, नेम ऑफ द एसिड सल्फ्यूरिक एसिड है, नॉन मेटल सल्फर। अच्छा, नेम ऑफ द बेस मेटल, नेम ऑफ द एसिड नॉन मेटल सल्फर, ठीक है। फिर सेकंड आपको यानी यही आपको देखना है कि मेटल्स अगर आप एसिड में डालते हो क्या होता है, बेस में डालते हो क्या रिएक्शन होता है, नॉन मेटल्स अगर आप एसिड और बेसिस में डालते हो तो क्या होता है, वही आपको देखना है। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब जो द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ, जो यानी अगर आप सल्फर को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हो, मिलाते हो, इन दोनों को मिलाने पर जो चीज़ बनता है SO2 बनता है, क्या बनता है, तो इस रिएक्टेंट दोनों को, इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट दोनों को मिला के जो प्रोडक्ट हमें बनता है दैट इज योर सल्फर डाइऑक्साइड, गैस की सूरत में बनता है और ये एस्केप हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब होना गैस का ऊपर उठ जाना, एस्केप हो जाना, ठीक है। When sulfur dioxide is dissolved in water, sulfurous acid is formed। फिर बाद में सल्फर और ऑक्सीजन को मिलाया, आपको क्या बना, सल्फर ऑक्साइड बना, SO2 बना, क्या बना, SO2। लेकिन अगर आप इसी SO2 को रिएक्ट करते हैं वाटर से, क्या, अगर आप इसी SO2 को रिएक्ट करते हैं वाटर से, तब आपका बनता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 या H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, H2SO3 को सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं। नीचे देखो दिया गया है यहाँ पे, रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलो, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को वाटर के साथ रिएक्ट किया और हमें क्या मिला, H2SO3 यानी सल्फ्यूरस एसिड, ये मिल गया हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, द सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। अब ये जो H2SO3 को अगर आप यानी ब्लू लिटमस पेपर इस पे डाल देते हो तो उस ब्लू लिटमस पेपर का कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, और यहाँ हमें पता चला सल्फर हमारा क्या होता है, सल्फर नॉन मेटल होता है, और जब सल्फर को अगर आपने ऑक्सीजन के साथ मिलाया तो क्या बना आपका, ऑक्साइड्स ऑफ यानी नॉन मेटल्स, सल्फर नॉन मेटल है, O2 इसके साथ जब मिलता है तो ऑक्साइड बन गया, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो हर वक्त क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। क्यों एसिडिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि हमें पता चला सल्फ्यूरस एसिड को जब आप उसके अंदर, सल्फ्यूरस एसिड के अंदर जब आपने ब्लू लिटमस डाला उसका कलर रेड हो गया। तो ब्लू लिटमस को जब भी रेड में चेंज कराता है कोई चीज़ तो उसका pH जो होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। क्या होता है बेटा, एसिडिक होता है, ठीक है। Recall the name of some of the laboratory acids and bases you have been in touch in class। लेबॉरेटरी के अंदर जो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा जानना है। हमारे पास बहुत सारे एसिड होते हैं, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती हैं, जैसे कि H2SO4 ये प्रेजेंट होता है, जैसे कि HNO3 नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे नाइट्रस एसिड, ये सारे
आपके लैब के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड भी आपको मिल सकता है। नोट डाउन देयर नेम्स इन टेबल 11.4। 11.4 में उनका नाम आपको जानना है। जैसे कि यहाँ पे देखो, कैल्शियम है, बेस का नाम है। मेटल क्या है, इसके अंदर कैल्शियम है। नेम ऑफ द एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है। नॉन मेटल क्या है, यहाँ पे सल्फर है। इसी तरीके से आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं किसी भी एक बेस का, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर आप लिख सकते हैं। सेकंड में आप लिख सकते हैं सोडियम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके अंदर मेटल क्या है आपका, सोडियम है। ठीक है, इसी तरीके से एसिड के अंदर आप सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी, हाइड्रोक्लोरिक HCl आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर नॉन मेटल क्या है आपका, हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से आपको कई सारे, यानी लिस्ट आपको इस लिस्ट के अंदर कई सारे आपको ये देखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।